Hi, this is Himanshu. Once again, welcome back to Utopian Concept Tutorials, the series of English language learning in Hindi. आज इस एपिसोड में हाल ही में आईसीएससी 10th क्लास के जो बोर्ड स्टूडेंट है उनका इंग्लिश लैंग्वेज पेपर खत्म हुआ है। थोड़ा सा मैं लेट हूं, लेकिन हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे ग्रामर पोर्शन, मतलब 20 मार्क्स का। आप चेक करना चाहते हो तो रेडी हो जाओ, चेक करो, और विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। और पहला सवाल ये है, जो ग्रामर का पोर्शन शुरू होता है वो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है। पहला है, आपको जो दिया गया जो पैसेज है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, जो भी कुछ दिया गया है उसकी करेक्ट फॉर्म आपको यूज करना है और ब्लैंक स्पेस को आप फिलअप करोगे। तो पहले मैं बता देता हूँ इस तरह की पैसेज को, जैसे मैंने अपना ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हमेशा ट्रेन करता हूँ, इसी चीज को बता रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा वंस यू गो थ्रू द इंटर पैसेज आपका समझ में आ जाएगा। और ये जो पैसेज दिया गया है इसमें दो तरह के टेक्निक प्ले अप्लाई किया गया है। मतलब सेंटेंस में किस तरह की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स जो आप यूज करोगे, टेंस को लेकर हो या जिस तरह के ग्रामर रूल्स यूज करोगे, इसमें दो तरह के टेंस यूज किया गया है। एक सिंपल पास्ट, दूसरा दो ब्लैंक्स में आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज करोगे। और बाकी जो रूल है अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए पैसेज यही है, द रोड नॉर्थवर्ड्स थ्रू द टैंगेनिका वाज नैरो था और अपवर्ड डीपली रॉटेड। एंड वंस आई सॉ, जो आंसर दिया गया है यहाँ पर जो सॉ लिखा गया, ये जो वंस आई सॉ व्हाट, यही से शुरू होता है। बाकी जो दो से जो ब्लैंक्स देख रहे हो ना, यहाँ पर जो ये जो आई सॉ, वंस आई सॉ, ये वाला चीज एक डिस्क्राइब कर रहा है नीचे वाला दो सिचुएशन को। इसने दो कैरेक्टर आई सॉ क्या देखा ना, एक लार्ज ब्राउन कोबरा, और ये लार्ज ब्राउन कोबरा नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ है जो इट यूज किया गया प्रोनाउन इट डैश इट वाज ग्लाइडिंग। आप क्यों ग्लाइडिंग यहाँ पर यूज करोगे, क्यों आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज करोगे, मैं यही कह रहा हूं। अगर आपने सिंपल पास्ट यूज किया होगा तो ये 100% गलत है, क्योंकि जब मैंने देखा तब कुछ हो रहा था। ये अनगोइंग एक्शन इन पास्ट इस तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, इस तरह की सीन को डिस्क्राइब कर रहा है। आप कतई अब कभी भी यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज नहीं कर पाओगे, ये तो पक्का। थोड़ा सा आप रियलाइज करोगे, आपको खुद को खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है, और एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, जो टेक्निक है स्लोली एंड ओवर द रट्स, ये जो पाथ और ये धीरे धीरे वो जो मूव कर रहा था, ग्लाइडिंग मतलब वो कर रहा था। और इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस में जो इट वाज 7 or 8 फीट लॉन्ग, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, जो ब्राउन कोबरा के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है वो कितना लंबा था। साथ ही साथ जो एंड है कंजक्शन, उसके बाद जो होल्ड है यहां पर भी लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब वो तो ग्लाइडिंग कर रहा था स्लोली ओवर द रट्स, उसके साथ ही साथ दैट ब्राउन कोबरा वाज होल्डिंग होगा। कभी भी आप नहीं कर सकते हो हेल्ड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट यूज करने का मतलब यह है कि एक कंप्लीटेड एक्शन को दर्शाता है। यहाँ पर पास्ट में लेकिन अनगोइंग प्रोसेस, एक काम चल रहा है। इसी तरह दो सिचुएशन को सब्जेक्ट आई उसने बता रहा है, जब मैंने देखा तब ब्राउन कोबरा ग्लाइडिंग कर रहा था और होल्डिंग इट्स फ्लैट स्पून स्वेप्ट हेड, जैसे मैं उड़ीसा का हूं इसे कहते हैं फोना। हाँ, तो इस तरह की वो एक सेफ हेड उसको 6 इंच का है, वो एयर में था, राइट। ये दोनों सिचुएशन थे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। लेकिन नेक्स्ट में क्या हुआ ना, द कैरेक्टर आई स्टॉप, यहां पर हो जाएगा सिंपल पास्ट, वेरी सिंपल। क्यों अटक गया ना, द कार को उसने रोका स्मार्टली। यहां पर जो सो एज है इसके बाद में आप टू प्लस इंफिनिटिव ऐड करोगे, टू रन। पता है आप ये वाला कैसा फ्रेज है, जब आपकी सो एज टू जरूर आएगा, इसका मतलब इन ऑर्डर टू। ये एक इतना फ्रेज है जो प्रपोजिशनल फ्रेज बन जा रहा है, जो कि इसके बाद में आपको बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे तो रन सिर्फ रन होगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट सेंटेंस में बता रहा है आई वाज सो फ्राइटेन है, तो आप फ्राइटन करोगे। मतलब ये वाला आपको ये मत समझना ये फ्राइटन जो एक वर्ब है, नहीं, ये फ्राइटन है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बट एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, राइट। ये सिंपल पास्ट नहीं है, क्योंकि जो फ्राइटन जो सब्जेक्ट की स्टेट को दर्शा रहा है, सब्जेक्ट की फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है। सब्जेक्ट वाज फ्राइटन, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट, क्योंकि ये तो होगा ही, ये कंप्लीटेड एक्शन। इसके बाद जो आएगा आई वेंट क्विकली इनटू द रिवर्स एंड केप्ट, ये भी होगा सिंपल पास्ट। साथ ही साथ द फियर समथिंग, मतलब ब्राउन कोबरा डिसअपियर्ड,
होगा ही ये सिंपल पास्ट, क्योंकि ये भी एक कंप्लीटेड एक्शन, तुरंत ही उसने कहीं गुम माने कहीं चला गया, दैट इज इनटू द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मतलब जो होता है ना पेड़ के नीचे जो छोटा छोटा प्लांट्स होते हैं, बुशेस होते हैं, उसी में जाके डिसअपियर हो गया। इस तरह की पैसेज था। मतलब मैं अगर आपकी ये दोनों जगह में ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, अगर आपने सिंपल पास्ट लगाया होगा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत है, राइट। अब हम जाएंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट है आपका वही फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन अप्रोप्रिएट वर्ड्स यहां पर आप यूज कर सकते हो, ये फ्रीडम आपका है, आप यूज कर सकते हो प्रीपोजिशन, आप यूज कर सकते हो अप्रोप्रिएट कंजक्शन, इस तरह के हैं। तो पहला सेंटेंस क्या है, ये 4 मार्क्स का भी है, सवाल 8 है। पहला सेंटेंस है ही एक्टेड अकॉर्डिंग, यहां पर टू लगेगा। पता है टू क्यों लगेगा? अक्सर एक्ट के साथ जब अकॉर्डिंग आता है उसके साथ टू आएगा, मतलब ये इसका सेंस वही होता है, ही एक्टेड एज स्टेटेड बाय, जो भी अगर इस सिचुएशन में किसी तरह इंस्ट्रक्शन, किसी तरह एडवाइस को आप फॉलो करते हो तो इस तरह की फ्रेज आप यूज करोगे। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, दे स्केल्ड अप द वॉल बाय मींस, ये जो बाय मींस ऑफ समथिंग, ये जो फ्रेज का मीनिंग होता है विद हेल्प ऑफ, मतलब जो तो दे जो सब्जेक्ट, उन्होंने क्लाइंब ओवर द वॉल, हाउ ना, विद द हेल्प ऑफ ए रोप, रोप के जरिए। तो इस तरह की चीज में आप बाय मींस ऑफ समथिंग, ये फ्रेज आप यूज करोगे। इसके साथ साथ नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है, जीना हैज पैशन, हमारा यहाँ पर आएगा फॉर। पता है आप फॉर क्यों यूज करोगे? स्पेशली जब पैशन के बाद में आप जब फॉर यूज करते हो, तब एक चीज, ये जो प्रपोजिशन है, ये मतलब ये एक ब्रिज क्रिएट करता है, मतलब ये पैशन, राइट, जो इमोशन है, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज की जो सब्जेक्ट है मतलब ऑब्जेक्ट है, इसके साथ क्या करता है, ये जोड़ता है, रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। और इस तरह की पैशन फॉर क्यों करते हैं? जब आप किसी वस्तु को लेकर बहुत ही पैशनेटली उसको चाहने लगते हो, इस तरह की जगह में पैशन फॉर यूज होता है। नेक्स्ट प्रपोजिशन क्या है ना, फादर पैटेड जॉय ऑन हिज बैक। यहाँ पर जो ऑन जो प्रपोजिशन है वो किस तरह की फंक्शन कर रहा है, मतलब ये ऑन ये बता रहा है फादर ने जो पैट किया, स्पेशली कौन सा बॉडी पार्ट, जिस बॉडी पार्ट को छुआ, दैट इज द बैक, इसीलिए ऑन हिज बैक ऑफ हिज कफ, रीजन है फॉर हिज गुड रिजल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पर सिंस आएगा। सिंस क्यों आएगा? यहाँ पर सिंस जो प्रपोजिशन है, ये सिंस एक पास्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, मतलब लास्ट में से लेकर अभी तक आई हैव नॉट सीन सनिया। खास करके सिंस अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में आया दे वर्कड, यहां पर आप थ्रू आउट यूज करोगे। आपका थ्रू आउट का मतलब पता है? थ्रू आउट का मतलब जी यस, थ्रू आउट का मतलब ये कंटिन्यूअस कवरेज देता है, फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर एंड तक, मतलब उन्होंने काम किया, रात का शुरू हुआ रात खत्म होने तक, क्योंकि उनको कंप्लीट करना था प्रोजेक्ट, और भी ऑन टाइम। थ्रू आउट यहां पर होगा। नेक्स्ट, मिसेस शर्मा रिफ्यूज टू बाय ए न्यू कार बिकॉज द कॉस्ट वाज बियॉन्ड, होगा यहाँ पर। देखो बियॉन्ड के मतलब यही होता है, बियॉन्ड समवन्स मींस, मतलब एक आदमी की क्षमता की बाहर जो है वो एफोर्ड, यहाँ पर मिसेस शर्मा एफोर्ड नहीं कर पाएंगे न्यू कार खरीदने के लिए, तो यहाँ पर आप बियॉन्ड मिसेस शर्मा के बदले में ये जो एडजेक्टिव यूज किया गया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, हाँ, मींस, और इसका ठीक ऑपोजिट है विद इन समवन्स मींस होता है। और यहाँ पर बियॉन्ड मिसेस शर्मा मींस का मतलब उनकी वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनका क्षमता का बाहर नया कार खरीदना, इस तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन इस पार्ट में बहुत सारा, बहुत बढ़िया एक सीन्स देख रहे हो ना, ये भी कंजक्शन, और आपका यहाँ पर लगेगा बिफोर। बिफोर एक भी कंजक्शन है, ये कंजक्शन है, कंजक्शन टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है और ये रीजन को डिस्क्राइब कर रहा है। ये मेन जो क्लास है वो बोल रहा सैफ ने कुछ भी नहीं जानता था जो इवेंट के बारे में, रीजन इट हैड हैपेंड, वो इवेंट हुआ था कब? टाइम जब वो पैदा होने से पहले, है ना। तो बिफोर हिज बर्थ, इस तरह के टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है, और जिसका कारण है सिंस जो यूज कर रहा है, इसी के वजह से सैफ ने कुछ भी इवेंट के बारे में उसे पता नहीं था, राइट। ये रहा अप्रोप्रिएट वर्ड्स को, आप अगर आप इस तरह के वर्ड्स आप यूज किए होंगे तो आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे, जो 4 है, राइट। अब नेक्स्ट में जाएंगे, बहुत ही बढ़िया सेगमेंट, जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो आपको है सिंथेसिस, मतलब आप कंबाइन करोगे। लेकिन पहला वाला बीट 3 में जो 4 सवाल आएंगे उसमें आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन की
माने उसी का अंदर रहते हुए आपको सिंथेसाइज करना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल को अक्सर किस तरह को हैंडल करना चाहिए इसे स्टूडेंट के लिए। देखिए अगर इस तरह के आते हैं, आपको रेस्ट्रिक्शन है, आप यूज नहीं कर सकते हो, एंड नहीं कर सकते हो, बट और उसके साथ साथ सो भी यूज नहीं कर सकते हो, तो कैसे आप सिंथेसाइज करोगे। देखिए इस तरह की जो दो सेंटेंस दिए गए हैं, उन दोनों सेंटेंस के बीच में जिस तरह की रिलेशनशिप हो, चाहे वो कड़वा हो या मीठा हो या किस तरह की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, जिस तरह की हो, आप उसको रियलाइज कीजिए। दूसरी बात, ऑप्शन जो ए बी सी डी है, उस ऑप्शन को थोड़ा सा देखिए किस तरह की सेंटेंस उसको सिंथेसाइज करके बनाया गया है। अगर ऐसी इसी लॉजिक में अप्लाई करूं तो ए लग रहा है कंपाउंड सेंटेंस एंड कंजक्शन यूज किया गया, बाकी सब सेंटेंस सिंपल है। दूसरा बात, ये जो दोनों सेंटेंस ही पिक्ड अप द बंडल, नेक्स्ट सेंटेंस ही वॉकड अवे, ये दोनों सेंटेंस एक तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब द कैरेक्टर ही पहले बंडल को उठाया और दूसरा चीज जो किया, जो एक्शन हुआ और बहुत क्विक सक्सेशन में हुआ, मतलब उठाया और तुरंत चल पड़ा, राइट। इस तरह का सिचुएशन को अगर आपका सिंपल सेंटेंस बनाया गया है तो आपको चिंता नहीं करना है। आपको सिंपल सी बात है, क्विक सक्सेशन में अगर दो घटना इवेंट हुआ हो इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर, तब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल एक सेंटेंस को रिड्यूस करके प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज में कन्वर्ट करोगे, और बाकी दूसरा जो मेन क्लॉज रहेगा वो मेन क्लॉज सेंटेंस रहेगा। जैसे ये जो पिक्ड अप, उसका अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करते हैं तो पिकिंग अप, मेरे पिकिंग अप ये वाला ऑप्शन में है, राइट। पिकिंग अप द बंडल, तुरंत ही गया, ये वाला स्ट्रक्चर मुझे बता रहा है दो इवेंट हुए हैं, वेरी क्विक सक्सेशन में हुए हैं, और ये सिंपल सेंटेंस है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, जैसे मैंने कहा एंड यूज किया गया है, आपको तो रेस्ट्रिक्ट किया गया है, आप एंड यूज नहीं कर सकते हो, गया। बाकी भी गलत क्यों है भाई, सीक्वेंस को क्या किया, पैकिंग हुआ, जो स्पेलिंग पिक है ये गलत हुआ। डी क्यों गलत है, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर किया गया है इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज में कन्वर्ट किया गया, जहां की रूल्स कह रहा है इन क्विक सक्सेशन में दो इवेंट अगर हुए हो और आपको सिंपल सेंटेंस करना है तो एक सेंटेंस को आपको क्या करना है, पहला वाला सेंटेंस जो हुआ है, कंप्लीट हुआ है एक्शन, उसी को आप रिड्यूस करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है रवि इज नॉट ए टेक्नीशियन, रवि इज नॉट ए म्यूजिशियन। मतलब रवि की जो दो क्वालिटी को बारे में बता रहे, ये जो ऑप्शंस क्रिएट किए गए हैं, पहला ऑप्शन में देखिए बोथ के साथ एंड आना चाहिए, जो नहीं है गलत है, मैं एलिमिनेट कर रहा हूं जो गलत है। नेक्स्ट बी को छोड़कर सी जो गलत है, बिसाइड्स ऐसा कंजक्शन है, ऐसा प्रेपोजिशन है जहां पर आप सोचोगे कि एक आदमी, उसका ये क्वालिटी है, उसके साथ साथ ये भी है, राइट। मतलब रवि अगर टेक्नीशियन के साथ साथ एक म्यूजिशियन होता तो आप बिसाइड्स बेशक यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हो, तो इसीलिए ये नहीं है ये, क्योंकि ये जो नॉट यूज किया गया है ये नेगेट कर रहा है कि ना ही रवि टेक्नीशियन है ना ही म्यूजिशियन है, तो इसीलिए गलत है। और डी गलत क्यों है, क्योंकि जो बट कंजक्शन यूज किया गया है, रूल कहा है कि आप बट यूज नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है, दूसरा तो हम लॉजिकली नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। तो बचा जो है बी, और उसमें नाइदर नॉर जो सीक्वेंस होता है, आप बिल्कुल ये वाला जो नाइदर और नॉर है, अगर दोनों जो उसका क्वालिटी है उसको अगर आप नेगेट करते हो, नकारते हो, तब आप नाइदर नॉर यूज करोगे, दो क्वालिटी को लेके दो एडजेक्टिव को सिंथेसाइज कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट सवाल है 3, नंबर 3 क्या कह रहा है, नंबर 3 कह रहा है कि तानिया इज एक्सट्रीमली पोलाइट, राइट, तानिया इज एक्सट्रीमली पोलाइट, और तानिया इज एक्सट्रीमली पोलाइट, और नेक्स्ट सेंटेंस है वी लाइक हर, है ना। देखिए वी लाइक हर मतलब वी लाइक तानिया, क्यों, बिकॉज तानिया इज एक्सट्रीमली पोलाइट, बस इसी तरह की रिलेशनशिप है, कारण है। तो आपकी जो ऑप्शन दिया गया है, पहला बट लगाया गया है, जो आप बट यूज नहीं कर सकते हो रूल के मुताबिक गया, और डिस्पाइट भी बिल्कुल बट जो कंट्रास्टिंग सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, डिस्पाइट जो प्रीपोजिशन है वो भी डिस्क्राइब करता है, तो ये आप डिस्पाइट यूज नहीं कर सकते हो। ये कारण के बारे में बता रहे हैं, हम लोग पसंद करते हैं तानिया को क्योंकि वो एक्सट्रीमली पोलाइट है, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी जो है तानिया एक्सट्रीमली पोलाइट वेज जो दिया गया है, एक्सट्रीमली पोलाइट की उसकी कैरेक्टर का, उसका जो क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, डिफरेंट क्वालिटी के बारे में बताए नहीं जा रहे, पोलाइटी तो एक ही क्वालिटी है,
तो ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर ही अलग है, तो ये गलत है। ऑप्शन डी सही क्यों है ना, बिकॉज यूज किया गया है। वी लाइक तान्या, व्हाई ना, बिकॉज शी इज एक्सट्रीमली पोलाइट, यही है कारण। और बिकॉज काम कर रहा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह, और ये कारण बता रहा है, और ये कंप्लेक्स सेंटेंस है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो है ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन जो बीट 3 का, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन टाइम। दूसरा वाला सेंटेंस बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। भाई इट वाज डिलेड, वो कंस्ट्रक्शन वर्क डिले हुआ ड्यू टू द बैड वेदर। तो इस तरह की सिचुएशन को हमारे जो ऑप्शंस हैं, एक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा जो है भी कॉम्प्लेक्स है, जो तीसरा वाला वो भी नहीं कंपाउंड है, सो है, जो आप सो यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए पहले हम स्ट्रेट इजी ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। और चौथा वाला जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन टाइम एज वेल एज, भाई एज वेल एज मतलब एंड, राइट, हमारा सिचुएशन था कॉन्ट्रास्टिंग, तो ये वाला भी गलत है। और बाकी रहा ए बी में सिंस जो यूज किया गया है, सिंस अक्सर यूज करते हैं कारण के लिए, जैसे बिकॉज, जैसे एज, ये कारण नहीं है, ये कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है, ये गलत। और कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन को नजर में रखते हुए जो सेंटेंस, जो ऑप्शन क्रिएट किया गया है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और अल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है, तो ऑप्शन ए सही है। हमारा बीट 3 में जो 4 सवाल थे और ये जवाब को जो मैंने डिस्क्राइब किया, अगर आप क्या किए हो, आराम से उसको मैच करके जान सकते हो आपका स्कोर कितना अब तक रहा होगा। अब चलते हैं बीट 4 में। बीट 4 में आपको मिलेगा 8 सवाल, मतलब 8 मार्क्स। पहला सवाल देखिए, समुद्रगुप्त वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन किंग्स। ये वाला बीट में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप बिगिन किस वर्ड को लेके करोगे या एंड क्या करोगे, इस तरह की ऑप्शंस इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। हमें कहा गया हमारा सेंटेंस एंड होगा समुद्रगुप्त से, राइट, समुद्रगुप्त से हमारा सेंटेंस एंड होगा। लेकिन आप ऑप्शन को जरा देखो, ये मेरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, मैं एक चीज बता दे रहा हूं, दी ग्रेटेस्ट, ये कंपैरिजन होता है, ये सुपरलेटिव फॉर्म में है ना, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जब आप बिल्कुल एक आदमी को सबसे जितने भी आदमी सबसे आगे है, इस तरह की सिचुएशन को द ग्रेटेस्ट की यूज करके जो वाला जो ग्रेटेस्ट है ना, सुपरलेटिव सेंटेंस बना सकते हो। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जब हो जाता है, जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द इंडियन किंग, जितने इंडियन किंग्स है, जितने ग्रेट इंडियन किंग्स है, उनमें से समुद्रगुप्त एक थे, तो इस तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप जो ऑप्शंस को देखोगे, देखिए पहला वाला जो ऑप्शंस यूज किया गया, नो अदर यूज किया गया है, अक्सर नो अदर पॉजिटिव डिग्री में है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऑप्शन इस कॉन्टेक्स्ट में गलत क्यों है? अगर मेरा सेंटेंस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के जगह में सिर्फ ग्रेटेस्ट इंडियन किंग्स होता, तो मेरा ये ऑप्शन सही होता, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन गलत इसीलिए है, ऑल अदर से तो शुरू नहीं हो सकता, और ग्रेटर देन के बाद में आपका आना चाहिए मेनी अदर या मोस्ट अदर इंडियन किंग्स, जो गलत है टेक्निकली ग्रामेटिकल एंगल से देखने से। बाकी रहा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही है, क्यों है? क्योंकि आप इस तरह की स्ट्रक्चर जब आते हैं, अगर आप पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हो, तो आपको वेरी फ्यू से शुरू करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ पॉजिटिव डिग्री में ग्रेटेस्ट को एज ग्रेट एज इस तरह की कन्वर्सन होंगे। इसके बाद आप अदर वर्ड्स को अरेंज करो, जो ग्रामेटिकली सेंस वाइज यही सही है। ऑप्शन डी क्यों गलत है ना, बिल्कुल ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तो बिल्कुल ही है, उसकी स्ट्रक्चर ही गलत है, राइट। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। हम जाएंगे नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है आपका, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, राइट। देखिए उसमें कहा गया है बिगिन क्या है, प्रॉमिसेस से, मतलब ये सेंटेंस लग रहा है एक्टिव से पासिव। देखिए जब आपका सेंटेंस जो ये वन है ना, ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और इसकी पॉजिटिव फॉर्म वंस है। इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं और एक्टिव से पासिव करना हो, तो ये वाला एलिमेंट को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा आपकी पासिव सेंटेंस में, राइट। अगर हम यहीं पर इसी को ड्रॉप कर देते हैं और इसी को नजर में रखिए, और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और मेरा इंस्ट्रक्शन है इसी ऑब्जेक्ट को लेके हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। जैसे प्रॉमिसेस रहा, और जैसे मैंने कहा बाय प्लस एजेंट इंडेफिनिट प्रोनाउन अक्सर यूज नहीं होते, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, राइट। हमें पता नहीं पर्टिकुलरली हु इज द पर्सन। और ये जो शुड कीप, ये शुड बी केप्ट होना चाहिए, तो प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, ऑप्शन मेरा ए सही है। बाकी गलत क्यों है? बाकी गलत इसीलिए, जो वंस प्रॉमिसेस ये तो शुरू नहीं हो सकता, इसको ड्रॉप करना चाहिए थे, और इसके बाद आर नॉट मेंट है, शुड बी केप्ट होना चाहिए।
और इसके बाद शुड बी, सॉरी ये वाला सही है, ये वाला गलत है, राइट, मैंने गलती से बता दिया। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, ये वाला था प्रोमिसेस शुड कीप, राइट, ये वाला गलत है। तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट होगा, और उसके साथ साथ नेक्स्ट वाला सेंटेंस प्रोमिसेस आर, ये वाला स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही गलत है, मेरा ऑप्शन सी सही है, राइट। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए, ही सेड, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होगा, इंस्ट्रक्शन बहुत ही बढ़िया दिया है, ही सेड दैट से आप शुरू करना, लेकिन रूल कह रहा है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब आप देखते हो ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल पास्ट में है तो आपकी जो इन्वर्टेड कमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसके टेंस तो जरूर चेंज होंगे, मतलब हैड पास्ट होना चाहिए और आई ही होना चाहिए। इसी दोनों एलिमेंट को देखते हुए अगर आप ऑप्शंस को ऑब्जर्व करोगे तो मेरा पहला वाला ऑप्शन सही है, he said that he had passed the examination। बाकी में ये सिंपल पास्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये सिंपल फ्यूचर है, इसीलिए तीनों ही गलत है, राइट। चलेंगे अब चौथा वाला सवाल को। चौथा वाला सवाल क्या कह रहा है? चौथा वाला सवाल कह रहा है he finished his exercise and and put his books away। मतलब दो एक्शन, ये जो सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस है, दो एक्शन दो इवेंट हुआ है एक के बाद और एक, लेकिन इसमें टाइम इंटरवल बहुत ही है, मतलब नेग्लिजिबल नहीं है, तो रूल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, बिट 3 में पहला वाला सवाल था, दो एक्शन हुआ है लेकिन क्विक सक्सेशन में, इसीलिए हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल स्ट्रक्चर यूज किया था एक सेंटेंस को रिड्यूस करके, ये दर्शाने के लिए कि ये वाला होने के बाद तुरंत ही और एक एक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, मतलब इंटरवल ज्यादा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जो हैविंग लिखा है ना उसको कहा जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जब आप हैविंग यूज करोगे, ये वाला सेंटेंस का जो स्वभाव है इसका पास्ट पार्टिसिपल वही भी फिनिश्ड है, तो हैविंग फिनिश्ड होना चाहिए। इसी को देखते हुए अगर हम चलें तो हमारा ऑप्शन सी सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि हैविंग के साथ नाउन फ्रेज है, नहीं होगा। और ये हैविंग पुट जो है ना, ये सीक्वेंस को उल्टा दिया है, पहले एक्शन ये हुआ था, ये नहीं, तो इसीलिए गलत है। ऑप्शन बी तो बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है गलत है, क्योंकि हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब होना चाहिए, ये लेकिन 2 प्लस इंफिनिटिव एक नॉन फाइनाइट फॉर्म है, ये नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट आया नंबर 5। नंबर 5 थोड़ा सा ट्रिकी है, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स क्या किए होंगे, लेकिन जब आपको अनलेस को कन्वर्ट करना पड़ता है इफ में शुरू करोगे, अक्सर रूल्स कहते हैं अनलेस मतलब इफ नॉट। स्टूडेंट क्या करेंगे, इफ के साथ जो नॉट होगा, जो वाला सेंटेंस, उसी को क्लिक करेंगे। नहीं, सवाल जो दिया गया है, जो अगर हम इसी को लेकर टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो मेरा ऑप्शन सी मेरे को लग रहा है उसी हिसाब में सही होना चाहिए, लेकिन गलत है। ये बड़ा बोल रहा है इफ शी डज नॉट प्रैक्टिस एवरी डे, यहाँ पर गोल विल बी मेड, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो गोल को मीट नहीं कर पाएगा, अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये वाला जो, अगर अनलेस को आप इफ में कन्वर्ट करते हो और नॉट को रखोगे ब्लाइंडली, ये काम नहीं करेगा इस कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए ये वाला गलत है। डी भी गलत है, क्योंकि ये इफ सी प्रैक्टिसेस एवरी डे हर गोल विल नॉट बी मेट, ये प्रैक्टिस करेगा तो कैसे मेट नहीं होगा, अचीव होगा, तो इसीलिए ये गलत है। और बी गलत इसीलिए है क्योंकि इफ सी प्रैक्टिसेस एवरी डे शी विल नॉट बी एबल टू मेट, ऐसा नहीं है, सिंपल कहा गया है विल नॉट बी, ये तो अगर करेगा तो कैसे, ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये गलत है। यहां पर क्या हुआ ना, हमारा जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो एक अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन है, मतलब वो अगर प्रैक्टिस एवरीडे करता है तो जरूर वो समर्थ हो पाएगा कि उसका गोल को मीट करने के लिए, तो यही ऑप्शन सही है। इसमें तो आपका एबल टू तो है ही नहीं था ये बात दोनों में, तो लेकिन अगर हम अनलेस को कन्वर्ट करते हैं इफ नॉट में, तो इसी समय कोई अगर इसको चुना होगा तो गलत है। नेक्स्ट जाएंगे नंबर 6। नंबर 6 देखिए, रश्मि was too late to hear the first speech। इसमें जो यू बोला है सो डट डट, मतलब इसके बाद में ये लेट आएगा, इसके दैट के बाद ये वाला 2 प्लस इंफिनिटिव जो है ना फ्रेज, उसको आप कन्वर्ट करोगे क्लॉज में। इसी रूल का अगर हम अप्लाई करेंगे तो रश्मि was so late that, रश्मि के बदले में सी, और यहाँ पर कुड आएगा क्योंकि ये मेरा पास्ट है, तो इसके साथ साथ नेगेटिव होंगे, सी कुड नॉट हियर द फर्स्ट स्पीच। अगर इसी चीज को देखेंगे तो हमारा ऑप्शन डी सही आएंगे, क्योंकि इसमें कैनॉट है तो नहीं होगा, और ये भी प्रेजेंट है, ये मेरा पास्ट है तो गलत, और इस सो लेट इसमें कुड नॉट नहीं है तो ये गलत, और बाकी सो लेट के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सो लेट के बाद दैट आएंगे और इसके बाद क्लॉज आएंगे, राइट। अब जाएंगे सातवां वाला सवाल। सातवां वाला सवाल क्या है,
सातवां वाला सवाल है, देयर इज एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स, और उसमें कहा गया है डिफरेंट आप यूज करोगे, मतलब ये जो नाउन फॉर्म है उसको आप एडजेक्टिव में कन्वर्ट करोगे। तो रूल क्या कह रहा है, अगर आप एडजेक्टिव कन्वर्ट करोगे डिफरेंट होगा, तो थोड़ा सा ऑप्शन देख लो कहां पर क्या लिखा गया है। मेरा पहला ऑप्शन में ये, इसीलिए हम एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर डिफरेंस है, अगेन नाउन यूज किया गया है, गलत। अगर इसी लॉजिक को लेकर हम चलते हैं, दूसरा वाला में देखिए यहाँ पर तो डिफरेंट है, और यहाँ पर भी डिफरेंट है, और ये वाला चीज में भी डिफरेंट है, और यहाँ भी डिफरेंट है। तो इतने सारे हैं, तो हम पहले देखेंगे कौन सा गलत पहला है। देखिए हम डी को देखते हैं, तो दो डिफरेंट है, तो ये गया। और तीसरा वाला जो है सी, यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंट सेट्स कहा गया है, आर बिटवीन द टू स्ट्रक्चर ही गलत है, राइट। तो ऑप्शन बी सही क्यों है ना, तो टू सेट्स जो है, जो डिफरेंस बता रहा है ना बिटवीन द टू सेट्स को सब्जेक्ट किया गया है, और ये बी वर्ब का प्रेजेंट में, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट था, सेट्स प्लूरल है बोल के यहाँ पर आर हुआ, टू सेट्स आर स्लाइटली डिफरेंट, और ये स्लाइट एडजेक्टिव को एडवर्ब किया गया, क्योंकि ये एडवर्ब को एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, और ये प्रॉपर ऑर्डर में हर एक वर्ड को अरेंज किया गया है, और सेंस भी सही है, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। इस सेगमेंट का जो लास्ट सवाल है, ये है आपका बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको कहा गया है नॉट ओनली को आप बिगिन करोगे, मैं पहले बता दूं, फिर से याद आ गया इन्वर्सल रूल, जब भी आप अपना सेंटेंस यूज करते हो सेमी नेगेटिव और नेगेटिव एडवर्ब, सेमी नेगेटिव एडवर्ब, तो अगर बिगिन करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्सल रूल मतलब एक ऑक्सिलरी वर्ब आपको ऐड करना पड़ेगा, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, और नॉट ओनली के साथ सीक्वेंस में जो आता है कंजक्शन मतलब बट ऑल्सो वो होने चाहिए, है ना। अगर इसी रूल को लेके चलते हैं, तो नॉट ओनली अगर हम बिगिन करेंगे तो हमारे इसके बाद में क्या आएगा, ईज आएगा, लेकिन यहाँ पर वॉज है, ये गया गलत। और इसके बाद नॉट ओनली पहले अगर होता है तो यहाँ पर है ईज भी है, यहाँ पर भी ईज है, लेकिन ऑप्शन सी डॉक्टर सेटिस से शुरू हुआ है, तो ये गलत। बाकी रहा बी और डी का अंदर में क्या अंतर है, देखिए बी में बहुत ही क्लियरली विजिबल एज वेल एज, इसको एक सेमी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है, मतलब प्योरली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, और जिसका मतलब है एंड, तो ये होगा नहीं, क्योंकि नॉट ओनली के साथ सीक्वेंस में आना चाहिए बट ऑल्सो। तो बाकी बचा डी, और नॉट ओनली भी है, इन्वर्ट भी किया गया है, सब्जेक्ट है, बाकी जो जितने होने चाहिए, और बट ऑल्सो इसके सीक्वेंस में है, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही है। तो ये था 2026 के इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का ग्रामर पोर्शन का डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन। पता नहीं आपके स्कोर कितने होंगे, आप देखो, चेक करो और जानो कि आपकी परसेंटेज आपने कितना स्कोर किया। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।